सबसे बड़ा समस्या यही होता है ना स्टूडेंट, कि कुछ देर के बाद ना सब लोग अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने लक्ष्य लिया था कि नहीं भाई इस बार तो एग्जाम में 70 लाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे याद रखे हैं, बहुत सारे बच्चे भूल गए। जो याद रखे हैं उनके लिए बता दूं कि आज हम लोग चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कल चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 तक पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, उसके बाद चैप्टर 5 6 करके बहुत जल्दी पूरा के पूरा खत्म कर देंगे। बस जो कॉपी बनाए थे ना 70 में 70 सीरीज के, जो भी हमारे बच्चे मणिकांत है या बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देते हैं, आज भी मैं दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, तो उसका आप लोग लिख करके ना अच्छे से भेजिएगा मुझे जरूर। हाँ मैं लेट से चेक करता हूं या नहीं चेक करता हूं कई बार, उसको दिल पे मत लीजिएगा, आप अपना काम करिएगा और हम लोग लाएंगे, मतलब हम लोग लाएंगे भाई, मुझे उतना नहीं पता। अच्छा एक चीज और मेरे बच्चों, हमारा ये न्यू वाला एमिंग है, ये ऐप ये है जिसमें देखिए न्यू लिखा हुआ है, वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा पीडीएफ के लिए, और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा जो बच्चे नए आए हैं वो। हम लोग का टेलीग्राम चैनल मेरे बच्चों देखेंगे तो आपका टॉपर फिजिक्स के नाम से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, और ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिएगा, बाद में हमको मैसेज कर दीजिएगा, जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, सारे बच्चे रेडी? तो शुरू किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ्स के दोनों नियम को लिखे। किरचॉफ्स का दो नियम होता है करंट का, आपको पता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिगर में आई का मान निकाले, ठीक है, यानी कि किरचॉफ्स का दोनों होता है। देखिए मैं समझा देता हूं, फिर इसका आंसर बता दूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका भी तो यही होता है, आपको पता होगा कि पहले मैं हर एक क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद उसका आंसर दिखा देता हूं, कहता हूं कि लिख लीजिए। तो देखिए अगर मैं समझाने की बात करूं तो किरचॉफ्स का दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी लूप, कोई भी जंक्शन, जंक्शन समझते हैं, जिससे इधर से भी कुछ करंट आया, इधर से भी करंट आया, ऐसे करके, और इधर कुछ करंट गया। तो मान लीजिए इस तार में करंट हमारा I1 आया, इस तार में करंट I2 आया, इधर कुछ हमारा I3 गया। तो पहला नियम यह कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है, जैसे I1 प्लस I2 आया, ठीक है, उतना ही करंट जाता है। तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे आने वाला विद्युत धारा और जाने वाला विद्युत धारा दोनों आपस में समान होता है। समझे बच्चे मैंने क्या बोल दिया? किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितना विद्युत धारा आएगा उतना जाएगा। और ऐसे भी आप सोच ना सकते हैं कि मान लीजिए इधर से 4 एम्पियर आया, इधर से 6 एम्पियर आया, तो 4 6 मिलके 10 ही एम्पियर ना जाएगा जी, बीच में गायब हो जाएगा कि भाप बन के उड़ जाएगा। प्यार ना आजकल के है, आजकल के 12-14 साल के बच्चों का, कि अभी प्यार हुआ, बोल दिया यू आर माई सोना, यू आर माई बाबू, आप ही मेरी जिंदगी हो, आपके बिना मन नहीं लगता, आपके बिना कैसे रहूंगा, आ जाऊं आपके पास। और आधा घंटा के बाद फिर दूसरा से बात हो रहा है, यू आर माई बाबू, यू आर माई सोना, यू आर माई सब कुछ, आपके बिना दिल ना लगे। समझ रहे ना? आप फोन करे तो बिजी बता रहे, तो वो भैपर नहीं है। इमोशंस तो पहले होता था, एकदम कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला अगर सच्चा पवित्रता वाला प्रेम की बात करूं, भगवान शंकर माता सती का, उससे पवित्र तो प्रेम हुआ ही नहीं है। उसके बाद जन्म जन्म तक ना इंतजार किए शंकर जी माता पार्वती का, कि सती के बाद जब जन्म लिए माता पार्वती के रूप में, तो शंकर भगवान जन्म जन्म तक इंतजार किए। तो वो कहावत है ना कि जब इंतजार भगवान शंकर के जैसा दृढ़ हो और समर्पण माता सती के जैसा हो, तो वो प्रेम को कोई नहीं रोक सकता है। और इतिहास गवाह है मेरे बच्चों कि सच्चा प्यार जहां होता है वहां माता पार्वती भी बड़े से बड़े राजा के महल को छोड़ के शंकर जी के साथ पहाड़ पे रहे, और जिसको छोड़ के जाने वाला होता है वो छोड़ के चला जाता है। ये ट्रूथ है इतिहास का। तो ऐसा नहीं, हर तरह के लोग दुनिया में हैं, बट यहां करंट वाइपर बन के नहीं उड़ेगा। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो पहला नियम समझ में आ गया। अच्छा एक और जानते हैं, ये जो पहला नियम है ना, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किस पे? आवेश, चार्ज के कंजर्वेशन पे। सोचिए, कह रहा है कि जितना करंट आएगा उतना जाएगा, यानी जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा नहीं। तो आपसे कभी कभी ये पूछ देता है कि फर्स्ट लॉ किस पे आधारित है, तो चार्ज कंजर्वेशन पे, यानी आवेश संरक्षण। आंसर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी बंद लूप अगर हमारे पास है, जैसे मान के चलिए ये प्रतिरोध है, ये बैटरी है, यानी रेजिस्टेंस है, बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर मान के चलिए मेरे बच्चों बैटरी है, ठीक है, फिर इधर से रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी, और कुछ भी है, ऐसे देख रहे हो आप। और ऐसे करके हम सर्किट में इसे जोड़ दिए, देख रहे हो आप? आइडिया लग रहा है? यस। देखिए बच्चों, ये चीज तो मैं कहूंगा, कुछ भी हो, समझ रहे हैं, कुछ भी हो, शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए मेरे बच्चों हमेशा। और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि आप लोग अभी जिस उम्र में ना हो, इस उम्र में ना बहुत सारा आपके दिल में उछाल आएगा, बहुत सारा दिल उछलेगा, बार बार ऐसे अंदर से बोलेगा दिल करे चूं चै चूं चै चूं। तो इस दिल को ना बोलिए रुको रुको रुको। ईमानदारी एक ऐसी चीज है ना जो अपने आप अंदर से आती है, वो किसी को कहने ना कहने से नहीं आती है। और अच्छे अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग भी बहुत सारे वर्तमान है।
ओके तो समझ में आ गया ये बात है। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में जितना भी डिवाइस है, जैसे बैटरी है, रजिस्टर है, बैटरी रजिस्टर है, तो इसका जो वोल्टेज होगा, फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, जितना भी डिवाइस है बच्चों, सारे डिवाइस के क्रॉस सारे वोल्टेज का जो जोड़ होता है बच्चों, वो 0 होता है। आइडिया लग गया, समझ में आया। दूसरा लॉ कि जितना भी बंद लूप में यंत्र है, सब का जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 0 होगा। ठीक है। और उसके बाद अगला कह रहा है कि इस फिगर में आई का मान निकाले। तो देखिए इस तार में, देखिए इधर से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है ना, इधर से 3 एम्पियर का जा रहा है बच्चों, देख लीजिए, इधर से 5 एम्पियर का आ रहा है, देख रहे हैं, और इधर से 2 एम्पियर इधर आ रहा है, इधर आ ही जा रहा है। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला नियम कि जितना जंक्शन पे आएगा उतना जाएगा। तो आ कितने का रहा है, 7 और 2, तो 7 + 2 आ रहा है। जा कितने का रहा है, इधर 5, इधर 3, इधर आई, तो 5 + 3 + आई, तो 7 × 2 = 9 इक्वल टू 8 प्लस आई, यहां से आई निकालेंगे तो 9 में से 8 गया कितने का, 1 एम्पियर। आइडिया लग गया बच्चों, आइडिया लगा ना। ओके मेरे बच्चों, ठीक है। और कभी कभी बच्चे हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या बात करने लगते हैं, आजकल के जनरेशन का यही है। तो देखिए मेरे बच्चों, मैं इसीलिए बात करता हूं क्योंकि आजकल के जनरेशन के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, और कई सारे कभी कभी ऐसे लड़के, लड़कियां तो खैर मुझे से नहीं बोलती हैं, लेकिन लड़के का ऐसा कॉल आता है कभी कभी, या जब ऑफलाइन में पढ़ाता था उस समय, अभी भी स्टार्ट किया हूं तो उस समय, कि सर पढ़ना तो चाहता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, क्यों? तो सर फलाना धोखा दे दी, फलाना धोखा दे दिया, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तब मैं कहता हूं लोगों को कि पहले पढ़ लिख लो, कुछ लायक बन जाओ, और तब कुछ बनो, उसके बाद सब चीजें सही भी लगेगी, और आप एक बार सफल हो जाओगे ना, पूरी दुनिया आपसे संबंध बनाएगा। रियलिटी में कह रहा हूं, और ऐसा नहीं कि वो जो बना रहे वो बुरे लोग हैं, वो भी सच्चे वाले ही संबंध होंगे, सच्चे वाले रिश्ते बनाएंगे पूरी दुनिया। तो एक बार बस सफल बन जाओ मेरे बच्चों। और फिर लगता है ना यार कि जैसे मान के चलिए कोई लड़का मेरे पास परेशान होकर आया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, फिर समझ में आता है कि यार मतलब शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है ना। मतलब कोई इंसान कैसे किसी को कुछ बोला कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, जो भी, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो पलट गया। तो शब्द की वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान उसको क्या समझा, वो एक अलग मैटर है। मैटर ये है कि आपने क्या बोला और आपने क्या किया। तो इसलिए कहा जाता है ना कि शब्द को या तो तोल मोल के निकालिए, या निकाल रहे हैं ना तो उस पर अडिग रहिए। बाकी तो दुनिया है, ऐसे ही चलता है। आप लोग ना अपने स्टडी को डिस्टर्ब मत करिएगा बच्चों। समझ में आ गया ये पहला नियम, या दोनों नियम? पहला कि जितना करंट आएगा उतना जाएगा जंक्शन से, यावेज संरक्षण यानी चार्ज के कंजर्वेशन पे आधारित है, ठीक है। और दूसरा कि किसी भी बंद लूप में टोटल वोल्टेज का जोड़ 0 होगा, और ये हमारा किस पे, ऊर्जा के संरक्षण, एनर्जी के कंजर्वेशन पे आधारित है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, नीचे देखिए, इसका आंसर नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या कह रहा है, पढ़िए। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, पढ़िएगा, तो प्रवेश करने वाले विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाले विद्युत धाराओं के योग के बराबर, तो यानी जितना धारा आएगा उतना जाएगा, ये फिगर ड्रॉ करना है। और ये मेरे बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा नियम देख लीजिए कि कहता कि जितना भी यंत्र है सब के का जो वोल्टेज होगा उसका जोड़ हमारा 0 होगा, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। अब चाहे तो इसको लिख सकते, इंग्लिश में भी दे रहा हूं, चलिए लिख लीजिए, इसको भी लिख लिया आप लोगों ने, रोक करके लिख लीजिए, ज्यादा समय चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि ओम के नियम की सीमाएं लिखें, कि ओम का नियम क्या है। तो समझिए सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है। आपको पता होगा कि कहीं भी बैटरी अगर ऐसा करके हम जोड़ देते हैं, इस तरह से ऐसे करके, तो इससे जो करंट बहेगा वो वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा मेरे बच्चों उतना ज्यादा इससे करंट बहेगा। और आप सोच सकते हो कि कोई भी तार में जितना ज्यादा वोल्टेज जोड़ेगा उतना ज्यादा करंट नहीं बहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आई भी का समानुपाती होगा, या बोल सकते हो भी आई का समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इक्वल करोगे तो यहां आ जाता है भी बराबर आई इंटू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो। तो ओम का नियम जो भी बराबर आई इंटू आई आया, ये हमेशा नहीं लगेगा, इसका भी 2 सीमा होता है। वो सीमा क्या है, वो सीमा नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान से जो आई, वो सीमा नहीं ये मैं कह रहा हूं ओम्स के लॉ का लिमिटेशन, सीमा। तो पहला मेरे बच्चों क्या है लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन ये है कि जो हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं उसके लिए ना जिस तार में लगा रहे हैं वो कंडक्टर होना चाहिए, हिंदी में चालक, क्योंकि सेमी कंडक्टर जो होता है अर्धचालक, उसमें आई और भी समानुपाती नहीं हो पाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता आई और भी।
तो इसलिए पहला तो कंडक्टर होना चाहिए, और दूसरा मेरे बच्चों कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए कंडक्टर का। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, बदलेगा ना, अगर टेम्परेचर इसका बदलेगा तो आर भी बदलेगा, और आर बदलेगा बच्चों तो भी आई सिर्फ प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि आर भी बदलने लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए दोनों लिमिटेशन याद रखिएगा, पहला कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर यानी तापमान सेम होना चाहिए। दूसरा ओमिया और अनओमिया परिपथ क्या होता है? तो देखिए ओमिक सर्किट, व्हाट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट? तो ओमिक सर्किट उसको बोलते हैं जो ओम के नियम को पालन करे, फॉलोज ओम्स लॉ, ओम के नियम को जो पालन करता है। ओम का नियम पालन करने का मतलब क्या? जिसमें आई और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, है ना। या मेरे बच्चों अगर डिवाइड इधर से करेंगे, भी बाई आई करेंगे, भी बाई आई तो आर के बराबर आएगा कांस्टेंट, या भी आई का जो अनुपात है वो एक समान आए, या इसका अगर ग्राफ अगर खींचेंगे तो सीधा आता है, भी आई का ग्राफ आप पढ़े होंगे। तो ओमिया परिपथ उसी को बोलते हैं ओमिक सर्किट, जो ओम्स के नियम को पालन करे, ओम के नियम को पालन करे। ओम के नियम का पालन करने का मतलब वही आई भी समानुपाती हो, या भी और आई का अनुपात समान हो, या भी आई के बीच का ग्राफ सरल रेखा हो, जो भी बोलिए। और नॉन ओमिक जो नहीं पालन करे, तो ओमिक परिपथ, ओमिक सर्किट होता है चालक, कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है ये ओमिक सर्किट होता है। और नॉन ओमिक सर्किट कौन होता है? तो हमारा जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है ये बच्चों नॉन ओमिक सर्किट होता है। ठीक है, आइडिया लग गया? यस। अगला है अपवाह वेग के पद में ओम के नियम को लिखे। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि ओम के नियम को लिखे, प्रूव करे भी बोलता है कि अपवाह पद वेग जो है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उससे ओम के नियम को प्रूव करिए। तो देखिए मैं प्रूव करता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है ना, VD इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा होगा U प्लस एटी, तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। अगर ये फॉर्मूला जानते होंगे तो इसको भी एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वोल्टेज बटा लंबाई, नीचे में स्मॉल एम इंटू टाउ। देख लीजिए, तो ये निकल गया मेरे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया अपवाह वेग, तो I इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे NEA VD। कुछ नहीं करिए, यहाँ VD का मान रख दीजिए I इक्वल टू में, तो NEA, अब VD का मान क्या हो गया? स्मॉल ई वोल्टेज बाई मास लेंथ इंटू टाउ। हो तो गया बच्चों, देख लीजिए हो तो गया। E इंटू ई, यहां से E स्क्वायर होगा, तो I इक्वल टू हो गया यहां से N इंटू E स्क्वायर A इंटू टाउ, और नीचे में मास लेंथ, और यहाँ पे वोल्टेज। हो गया ना प्रूफ? देखिए I जो है ये कांस्टेंट हो गया प्रोपोर्शनल टू भी, यहां से बोल सकते हैं कि I जो है ये कांस्टेंट है कुछ, तो I प्रोपोर्शनल टू भी हो गया प्रूफ। देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं देता हूं आगे। चलिए देख लीजिए, इसको भी लिख सकते हैं, हिंदी में आंसर है, चाहे तो क्लास को रोक करके लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन छपेगा जल्दी। देखिए ऐसा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कई सार बार आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, लेकिन गेस्ट पेपर का जब लैंग्वेज देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया। एक बार देखिएगा, और वो लैंग्वेज अगर लिख दीजिएगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको कह देते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन ना आपको मुश्किल से आधा नंबर भी नहीं देगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना मुश्किल से 2 नंबर भी नहीं देगा कॉपी चेक करने वाला, क्योंकि उसका लैंग्वेज ही ऐसा है कि लग रहा है कि गूगल आदमी नहीं लिखा है, आदमी का लिखा हुआ है, या ना उसे आप रट सकते हैं। इसलिए कहता हूं समझ के पढ़िए। अपने तो कोई गेस्ट पेपर का देखिएगा लैंग्वेज आपको खुद पता चलेगा, हिंदी में देखिएगा लिखा हुआ, हिंदी का जो आंसर होता है या इंग्लिश लैंग्वेज में, लगेगा कि गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश पेस्ट किया है, हिंदी में बदल दिया, मशीन का लैंग्वेज है जैसे लगेगा देखने में, भाषा ही समझ में नहीं आएगा। इसको नोट कर लिए? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, रोक के नोट कर लीजिए। ओमिक नॉनोमिक जो बताया, फिर प्रूफ भी मैंने बता दिया यहां पे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कार्बन में प्रतिरोध में कलर कोड से क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोध का, तो देखिए कार्बन प्रतिरोध क्या होता है आपको पता होगा कि कार्बन एक ऐसे करके थोड़ा बहुत छोटा थैली के अंदर कार्बन का पाउडर डाल के इधर से एक तार इधर से एक तार निकाल के एक प्रतिरोध बनाते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो इस साइज में बहुत छोटा होता है। तो अब इसका प्रतिरोध को बताने के लिए क्या करते हैं कार्बन प्रतिरोध में कि 3 गुना अलग अलग रंग का हम पट्टी लगाते हैं। देख लीजिए ऐसे, देख रहे हैं 3 अलग अलग, एक रंग, 2 रंग, 3 रंग, ठीक है, और एक इधर चौथा रंग। और ये पट्टी के रंग जो अलग अलग होता है, लाल हो गया, पीला हो गया, भूरा हो गया, काला हो गया, उजला और काला हो गया, ये सब, तो ये सब रंग के मदद से इसका प्रतिरोध का मान बताया जाता है। हर एक रंग का अपना अपना कोड होता है, 3 रंग इधर होता है, चौथा रंग इधर होता है। तो ये रंग जो है, जैसे आपको कोई जो पढ़ा लिखा है उसको दिखा दीजिएगा कार्बन प्रतिरोध, तो रंगे देख के बता देगा कि इसका प्रतिरोध इतना ओम है, इसका रेजिस्टेंस इतना ओम है। तो वही होता है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड, कि अलग अलग रंग का कोड यूज किया जाता है ताकि इसके जरिए हम कार्बन के प्रतिरोध का मान बता सके। ठीक है बच्चों, क्लियर? अगला कह रहा है अनुगमन चाल तथा गतिशीलता से क्या समझते हैं, यानी अनुगमन चाल यानी कि अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए क्या होता है, मैं कई बार बताया कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना,
और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ बैटरी का प्लस जोड़ते एक तरफ बैटरी का माइनस, तो मैंने कई बार बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सीधा नहीं चलता है, बल्कि क्योंकि इसमें बहुत सारा आयन है, बहुत सारा आयन है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा, फिर यहां कोई आयन होगा टकरा के इधर चल जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर यहां कोई आयन होगा, फिर इधर टकरा के जाएगा, फिर इधर, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलता है कंडक्टर के अंदर। अगर हम बैटरी जोड़ते हैं तो, नहीं भाई बैटरी जोड़ते हैं तो भी थर्मल मोशन के कारण इधर होते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबू, समझ में आई बात? चलिए ठीक है, तो अब मैं बताता हूं इसको, समझिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब अनुगमन वेग क्या होता है? तो जब बैटरी जोड़ते हैं तो ये सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ अपवाह होने लगता है, यानी ड्रिफ्ट होने लगता है। बिना देखिए बैटरी जब नहीं जोड़ी तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां रहा तो बैटरी जोड़ने के बाद क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा और करंट हमको इसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस के कारण मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलने का जो वेग है, या बोल सकते हैं करंट, इलेक्ट्रॉन के जिस वेग के कारण करंट मिला, जिस वेलोसिटी के कारण करंट मिला इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं अपवाह वेग। और गतिशीलता क्या होता है? तो आपको पता है कि यहां पे हम बैटरी जोड़े यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र अप्लाई किए होंगे तभी तो करंट बह रहा है। तो जो गतिशीलता होता है जिसे म्यू से दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी, कहां गया, हाँ मोबिलिटी, ये होता है बच्चों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आया, यानी जो अपवाह वेग आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात, रेशियो। समझ गए? कार्बन कलर कोड समझ गए कि कार्बन के प्रतिरोध को दिखाने के लिए अलग अलग रंग यूज करते हैं कार्बन पे, उसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, कार्बन का कलर कोड, ठीक है। अनुगमन चाल जान गए कि जब बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होने लगता है, ड्रिफ्ट होने लगता है, अपवाह होने लगता है। तो जिस वेग के कारण, इलेक्ट्रॉन के जिस वेग के कारण हमको विद्युत धारा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अपवाह वेग। और गतिशीलता, तो अपवाह वेग जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न हो, यानी अपवाह वेग बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ में ये चीज आ गया? देख लीजिए इसका आंसर हिंदी में लिख लीजिए, इसका लिखा हुआ आंसर जल्दी से हिंदी में लिख लीजिए। ओके बच्चों, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। हो गया? नया वाला एमिंग हाई आप इंस्टॉल करेगा बाबू, दोस्त को जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके सामने खुला हुआ है, जो भी बच्चे रेगुलर बताते हैं वो देखिए। क्वेश्चन ही पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है ये, बताइए। आपके सामने मेरे बच्चों ऑप्शंस है, आराम से सोच करके बताइए इसका आंसर ABCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, कह रहा विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत शक्ति क्या होता है? पावर जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होता है कि कोई भी बैटरी वगैरह हम जोड़ दिए इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसे करके बैटरी वगैरह जोड़ दिए सर्किट में, ऐसे करके रेजिस्टेंस वगैरह जोड़ दिए, ठीक है। तो आपको पता है कि बैटरी के कारण इसमें करंट बहेगा, है कि नहीं? आपको ये बात पता है ना कि बैटरी के कारण इसमें ऐसे करके करंट बहेगा, है ना बच्चों? यस, देख लीजिए। तो बैटरी के कारण जब इस सर्किट में करंट बहेगा मेरे भाई लोग, तो आपको मुझसे ज्यादा बढ़िया से ये बात पता और अच्छे से ये बात पता है कि ये बैटरी कुछ ना कुछ काम करेगा करंट को भेजने के लिए, या ये जो प्रतिरोध है ये हीट में बदलेगा, प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न होगा, उष्मा, तो ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा। तो जो पावर होता है ना, शक्ति, वो होता है कि एक सेकेंड में कितना काम किया ये हुआ, यानी कि काम करने का विद्युतीय कार्य होने का दर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन बटा टाइम, ये टोटल वर्क डन बटा टाइम। देख लीजिए, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये होता है पावर। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि बर्डन होता है VIT, नहीं पता है तो VIT के बराबर बैटरी काम करता है टी टाइम में, और टी से डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा तो पावर आ जाएगा VI। अब V की I की वैल्यू पुट करेंगे, I बराबर V/R ऐसे करके, तो V²/R भी आएगा, और यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे तो I²R भी आ जाएगा। तो पावर का असली फार्मूला यही होता है V²/R, या ये कोई याद रखे, लेकिन तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही फार्मूला है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कहीं भी सर्किट में जो बैटरी काम करता है, क्योंकि बैटरी अगर करंट बहा रहा है तो काम करेगा, तो एक सेकंड में जितना काम करता है उसी को बोलते हैं पावर। और तो काम जो करता है टी टाइम में VIT, तो टी से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा VI के बराबर। V का मान यहां रखेंगे तो अलग फार्मूला आएगा, I का मान रखेंगे तो अलग, तो तीनों पावर का ही फार्मूला है, शक्ति का ही। अब कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए, वैसे तो SI मात्रक ऊर्जा का होता है जूल, लेकिन हम लोग के घर में जो व्यावसायिक मात्रक पे जो बिजली बिल आता है, हम लोग बोलते हैं ना कि 2 यूनिट बिजली बिल आया, 3 यूनिट बिजली बिल आया, तो वो जूल में नहीं आता है, क्योंकि जूल बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, वो आता है किलोवाट घंटा।
व्यवसायिक मात्रक जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो होता है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल मेरे ख्याल से होता है, देख लीजिए। तो कॉमर्शियल यूनिट जूल नहीं होता बल्कि किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि 1000 वाट, किलोवाट मतलब 1000, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट का कोई भी चीज 1 घंटा तक जब यूज करेंगे और उस समय जो ऊर्जा खर्च होगा या बिजली बिल जो बिजली ऊर्जा का खर्च होगा उसको बोलते हैं 1 यूनिट बिजली बिल या 1 किलोवाट घंटा बिजली, ठीक है, वो इतना जूल के बराबर होता है। अगला जूल के उष्मीय प्रभाव के नियमों को लिखिए, तो देखिए जूल ना उष्मीय प्रभाव के अनुसार 3 नियम लिखे थे, 3 नियम, और वो इससे पता चल जाएगा। देखिए किससे, आप लोगों को पता है कि जब कोई प्रतिरोध यानी किसी रजिस्टर से जब हम करंट बहाएंगे तो इसके कारण चारों ओर हीट उत्पन्न होगा, और हीट का फार्मूला पता होगा आपको, I² होता है। देखिए I²RT, तो इसी से जूल का नियम निकल जाएगा कि जो हीट उत्पन्न होता है वो I² का समानुपाती, आर का भी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² का जो हीट उत्पन्न होगा उष्मा प्रतिरोध के कारण वो I² का भी, आर का भी डायरेक्टली या टी का भी डायरेक्टली। लेकिन बोलते वक्त ये लिखिएगा कि जो हीट उत्पन्न होता है ना वो I² का प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होगा। कब? जब आर और टी ना बदले यानी एक समान हो। फिर दूसरा नियम कि हीट आर का प्रोपोर्शनल होगा यानी समानुपाती होगा। कब? जब आई और टी ना बदले। तीसरा नियम हीट टी का प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब आई और आर ना बदले। समझ में आ गया बच्चों? चलिए इसको चाहिए तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में इसको पूरा नोट कर लीजिए। आंसर कर लिए? वहीं देखिए यहां पे लिखा हुआ है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जूल का, सब कुछ मिल जाएगा। यहां देख लीजिए कि 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल है, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। लीजिए इंग्लिश में भी लोग लिख लीजिए। हो गया? चलिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। धातु की प्रतिरोधकता, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव तुलना करें। यानी कि टेम्परेचर जो है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी किसका, मेटल का रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, तापमान बढ़ने से, यानी गर्म जब मेटल होगा, धातु जब हमारा गर्म होगा तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, लेकिन लिनियरली नहीं बढ़ता है, मतलब रैखिक रूप से नहीं बढ़ेगा, रैखिक नहीं, कुछ ऐसे बढ़ेगा। लेकिन वही नाइक्रोम है तो नाइक्रोम का प्रतिरोधकता रैखिक रूप से बढ़ता है तापमान बढ़ाने से, और जो अर्धचालक है उसका प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने से घटता है। तो तीनों का तुलना हो गया, कह रहा है कि तीनों में तापमान बदलेंगे तो प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा। तो धातु का भी बढ़ेगा क्योंकि गर्म होने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, नाइक्रोम का भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों में अंतर है कि इसका रैखिक रूप से नहीं बढ़ेगा धातु का, और नाइक्रोम का रैखिक रूप से बढ़ेगा, और इसका घटेगा। अर्धचालक में ना तापमान बढ़ने से करंट बढ़िया से पास करता है, यानी प्रतिरोध कमता है, यानी प्रतिरोधकता कमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत देखिए वैसे तो डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ है, लेकिन अगर धातु है तो धातु का जनरली तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अर्धचालक है उसका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध कमता है, यानी कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कमेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात जो सेमीकंडक्टर होता है ना वो जब गर्म होगा तो उससे बढ़िया से करंट पास करेगा। और तीसरा नंबर में मेरे बच्चों क्या है कि जो कुछ ऐसा भी मिश्र धातु है बनाया जाता है, एलॉय मिक्सचर, उसमें टेम्परेचर बढ़ने या घटने से भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस पे, प्रतिरोध सेम ही रहता है, रेजिस्टेंस सेम रहता है। तो यही मैं लिखा हुआ दे दूंगा। अब कह रहा चालक की प्रतिरोधकता, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कह रहा चालक की प्रतिरोधकता यानी एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और सबके बारे में बताइए। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R बराबर रो इंटू एल वाई, और यही रो जो होता है यही रेजिस्टिविटी होता है हिंदी में प्रतिरोधकता। तो रो का वैल्यू लिखने के लिए कह रहा है, तो यहां से रो निकाल लीजिए, रो निकालेगा तो कितना होगा R इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि चालक का प्रतिरोधकता के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां R क्या है बच्चों ये बताइए। R हमारा है रेजिस्टेंस, आइडिया लग गया। प्रतिरोध ए क्या है, तार का क्षेत्रफल, जो तार है जिसका क्षेत्रफल, और एल क्या उसकी लंबाई। क्लियर? चलिए अब ये लिख लीजिए हिंदी में, और इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं, पहले हिंदी में लिख लीजिए, क्लास रोक लीजिएगा ज्यादा समय चाहिए तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए। और अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर भाई बा, और ये आ गया सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, पदार्थ की विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं। ठीक है,
विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इसका एसआई मात्रक लिखें, ठीक है। अब फिर देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है, यानी कहने का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे अभी रजिस्टिविटी हम लोग बोले थे ना, रो, यहां जो निकाले थे इसके पहले रो, देखिए जो रो निकाले थे, ये जो प्रतिरोधकता है, हिंदी में प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रजिस्टिविटी, तो इसी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, यानी विशिष्ट चालकता इसी का उल्टा। तो आप बोल सकते हैं उसको सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा होता है यानी विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी 1/, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध के बराबर होता है। तो परिभाषा में बोल सकते हैं विशिष्ट चालकता का क्या, कि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है ये, ठीक है बच्चों। इसका एसआई मात्रक लिखे, तो देखिए इसका एसआई मात्रक का होता है ओम मीटर, नीचे में रो का प्रतिरोधकता का, तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम के पावर -1 होगा, जिसको बोलते हैं महो, ओम ऊपर जाके बन गया महो, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर -1, तो इसका एसआई मात्रक हो गया महो पर मीटर। फिर कह रहा अति चालकता को परिभाषित करें। देखिए अति चालकता क्या होता है ना, कि कुछ कुछ ऐसा पदार्थ होता है ना जिसको कम टेम्परेचर करने पे उसका रेजिस्टेंस ही 0 हो जाता है, मतलब उससे कुछ भी करंट नहीं पास करता है, समझिए। आड़े लगा मैंने क्या बोला। और जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है बच्चों, तो आप ऐसे समझिए कि उससे मतलब इजिली करंट ना पास होगा, तो उसका उपयोग में हम पहला तो उपयोग ये कर सकते हैं कि उसके जरिए अगर हम करंट बहाएंगे तो कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं तो हीट कहां से बर्बाद होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के रूप में बर्बाद ना हो जाता है जी, रेजिस्टेंस होता है, तो यहां रेजिस्टेंस ही नहीं है उसमें, तो हीट कैसे बर्बाद होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कैसे बर्बाद होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो पहला उपयोग तो वो हो गया। दूसरा उपयोग है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में ना उससे बहुत सारा यंत्र बनाया जा सकता है, एकदम स्पीड में जाने वाला, कोई बॉडी बनाना है, कोई वस्तु बनाना है, तो समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। वही सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में भी नोट कर लीजिए, इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, दोनों एक ही पेज में। तो आज बच्चों जाते जाते यही रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दीजिएगा, और जाते जाते यही कहूंगा कि मैं तो पर्दे के इस पार से उनकी धड़कन पहचान रहा था, मुझे क्या पता था कि पर्दे के उस पार वो एक नया दुनिया बसा रखी है। समझ में आया मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला मैं तो पर्दे के इस पार से उनकी धड़कन पहचान रहा था, मैं तो पर्दे के इस पार से उनकी धड़कन पहचान रहा था, मुझे क्या पता था कि पर्दे के पार उन्होंने एक नई दुनिया बसा रखी है। बस इतना ही रहेगा आज के लिए। अब आप लोग ज्यादा इमोशनल मत होइएगा, बस ये सब बातें इसलिए बोलता हूं बच्चों ताकि आप इन सब चीजों से बचें, जुड़े नहीं, बचें बचें बचें। 2-3-4 महीना ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। नहीं पढ़िएगा, नहीं सीखिएगा, नहीं समझिएगा तो छोड़ के तो जाएगी, फिर आप रोगे, फिर बोलोगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, उसको बोलोगे आप, और इसलिए बोलोगे क्योंकि आज मैं आपको कह रहा हूं तुम बड़ा पछताओगे अगर तुम नहीं मेरी बातों को माने तब। बहुत याद आएगी बच्चों ये क्लास कि सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन पढ़ लो। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बहादुर, थैंक यू। एकदम वीर बहादुर फोड़ते चलना है एकदम।